10 मिनट हो गए बर्बाद। बोला गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पिछले टॉपिक में गुप्त काल के हर्षवर्धन का जो शासन प्रबंध था उसके केंद्रीय शासन की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब हम लोग बात करते हैं राज्य प्रशासन, हर्षवर्धन का राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन जो था ये 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा था? 4 भागों में बटा हुआ था। पहला कहलाता था ग्राम, दूसरा विषय, तीसरा मुक्ति और चौथा राष्ट्र। ग्राम का मतलब गांवों से, विषय का मतलब जिलों से, विषय या जिले और जिले के अंतर्गत ग्राम। ठीक वैसा ही राज्य प्रशासन है जैसा हम लोगों ने पिछले राजाओं के राज्य प्रशासन, पिछले वंशों के राज्य प्रशासन पढ़े हैं। कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वही चीज है, केवल नाम चेंज करना है। जिस राजा का नाम आता है उसका नाम चेंज करके प्रशासन में वही लिखना है जो पिछले प्रशासन में लिखा गया था। अब शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? ये ग्राम हुआ करती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और ग्राम अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हुआ करते थे। ये अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहा करते थे। किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। हर निर्णय अपने स्वयं लेते थे। तो इस प्रकार से सबसे स्वतंत्र इकाई कौन सी हुआ करती थी? ग्राम हुआ करती थी। अब बात आती है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय का 1/4 भाग था, पूरे देश को या पूरे राष्ट्र को विभिन्न करों के माध्यम से, विभिन्न उद्योगों के माध्यम से जो इनकम ऑफ सोर्स हुआ करती थी उसका 1/4 भाग राज्य कर्मचारियों को जो नौकरी करते थे उनको वेतन के रूप में दिया जाता था। पहला पॉइंट, 1/4 भाग राज्य कर्मचारियों किस स्वरूप में? वेतन के स्वरूप। बात क्लियर हुई? इसके बाद 1/4 भाग जो था, 1/4 भाग ये धार्मिक कार्यों में, जो भी समाज में धर्म के क्षेत्र में कार्य हुआ करते थे उनमें कुल आय का 1/4 भाग खर्च होता था। 1/4 भाग शिक्षा के रूप में। किसके रूप में? शिक्षा के रूप में। 1/4 भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन के रूप में, 1/4 भाग धार्मिक कार्यों में, 1/4 भाग शिक्षा के रूप में। और 1/4 जो बचता था
वो राजा अपना स्वयं के खर्चे के लिए रखता था। भाई, अपने जीवन में जिसके अंडर में सरकार होती है उसका कुछ निजी खर्चा भी होता है, कुछ स्वामित्व का कुछ निजी अनुबंध भी होता है। तो ये 3 हिस्सों में राष्ट्र के धन को डिवाइड करने के बाद जो शेष धन बचता था उसको राजा अपने स्वयं के रूप में खर्च किया करता था। बात क्लियर हुई? इसके बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे कर। कर व्यवस्था कौन कौन सी थी? कर व्यवस्था तो 3 प्रकार के कर इसमें आपके आते हैं। पहला कर जो होता है वो भाग कहलाता है, दूसरा कर ये हिरण्य कहलाता है और तीसरा कर ये आपका बलि कहलाता है। भाग जो होता था ये नगद लिया जाता था। जो भी मेरी आय हुआ करती थी उसका जो भी प्रतिशत गवर्नमेंट निर्धारित करती थी तो वो नगद पैसे के रूप में भाग कर लिया जाता था। इसके बाद हिरण ये भूमि कर होता था। जो भी भूमि हम लेते थे उस भूमि के ऊपर जो भी गवर्नमेंट का टैक्स बनता था उसके लिए हिरण की आवश्यकता, और कृषि उत्पादन का 1/6 भाग भूमि उत्पादन या भूमि कर के रूप में दिया जाता था। जो भी अन्न पैदा होता था, अनाज पैदा होता था, उसका 1/6 भाग जो था वो किसान को, राजा को कर के रूप में या टैक्स के रूप में देना अनिवार्य था। बात क्लियर हुई इतनी? इसके बाद तीसरा कर जो था ये बलि कर था। विभिन्न प्रकार के व्यापार धंधे थे, उद्योग थे, आयात निर्यात थे, इन पर जो कर लिया जाता था ये बलि कहलाता था। इस प्रकार से हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था में आप 3 प्रकार के करों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कर जो नगद लिया जाता था वो भाग, दूसरा कृषि उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, उसको हिरण, और तीसरा विभिन्न उद्योग धंधे व्यापारों में जो भी गवर्नमेंट का शेयर होता था उसको जो कर देना पड़ता था उसे हम लोग बलि कहते थे। तो भाग, हिरण और बलि ये 3 प्रकार के कर हर्षवर्धन के शासनकाल में दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन सैन्य प्रशासन में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो हर्ष था। हर्ष क्या था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो हर्षवर्धन था। पूरी सेना इसी के अंडर में थी। सेना में 4 प्रकार के व्यक्ति थे। कुछ तो थे पैदल चलने वाले सैनिक, जैसे आज हमारी सेना में दौड़ने वाले सैनिक होते हैं, ठीक वैसे ही हर्ष की सेना में पैदल चलने वाले सैनिक थे। और पैदल चलने वाले सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक क्या थी? पैदल चलने वाले सैनिक, पैदल चलने वाले। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट आता है 20,000 घुड़सवार। घुड़सवार सैनिक कितने थे? 20,000 घुड़सवार। और तीसरा 60,000 हाथी।
या गज सवार। जब घुड़सवार 20,000 हैं तो घोड़े भी 20,000 थे, और हाथी पर चलने वाले लोग 60,000 हैं, तो इसका मतलब हाथी भी 60,000 थे। तो पूरी जो सैन्य प्रशासन था, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? पैदल चलने वाले सैनिकों की थी। 20,000 ये घोड़े पर सवारी करने वाले थे, और 60,000 ये गज पर या हाथी पर सवारी करने वाले थे। अब इसमें दो सेना में विशिष्ट अधिकारी हुआ करते थे, जिन पर विशेष पावर थे। इसमें पहले को पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग, और नेक्स्ट दूसरे थे दंड पाशिक। कौन से थे? दंड पाशिक। ये भी आपका पुलिस विभाग था। तो ये चौरोदरणिक और दंड पाशिक दो पुलिस विभाग के अधिकारी थे। हर्ष सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। पैदल चलने वाले असंख्य सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार और 60,000 गज सवार। इस प्रकार एक विशाल सैन्य साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन के शासन में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात 3-4 प्रकार के सैनिक और आते हैं। पहला आता है अवंती। अवंती। दूसरा आता है सिंहनाद। कौन सा? सिंहनाद। तीसरा आता है कुंतल, और चौथा आता है स्कंदगुप्त। ये पद था स्कंदगुप्त। ये जो अवंती था, ये युद्ध और शांति मंत्री हुआ करता था। अवंती को हम युद्ध मंत्री और शांत मंत्री, जब सेना से युद्ध कराना होता था तो युद्ध का आदेश भी अवंती देता था, और जब सेना को शांत करना होता था तो शांति व्यवस्था का आदेश भी अवंती देना था। तो इस प्रकार युद्ध और शांति मंत्री जो थे वो आपके क्या कहलाते थे? अवंती कहलाते थे। बात समझ में आई? दूसरा कौन सा था? सिंहनाद। ये हर्ष की सेना का महासेनापति, सबसे बड़ा, हर्ष की सेना का जो महासेनापति होता था, सारी सेना जिसके आदेशों पर चलती थी, जिसकी गाइडलाइन का पालन करती थी, वो क्या कहलाता था? सिंहनाद कहलाता था। तीसरा आता है कुंतल। जो घोड़ों की सेना थी 20,000, उस घोड़ों की सेना का जो मुख्य मालिक था वो क्या कहलाता था? कुंतल। अश्व सैनिक, अश्व सेना मंत्री। जो घोड़ों की सेना थी, जो घुड़सवार थे, उनका मालिक क्या कहलाता था? कुंतल कहलाता था। और अंतिम आता है स्कंदगुप्त। जो आपकी गज सेना थी, गज सेना का जो मंत्री था वो आपका स्कंदगुप्त कहलाता था। इस प्रकार से ये सैनिक व्यवस्था में 4 मुख्य पद थे। पहला अवंती था, जो युद्ध और शांति मंत्री था, सेना को युद्ध करने के लिए और सेना को पीछे हटने के लिए, हथियार उठाने के लिए और गिराने के लिए, दोनों ही आदेश अवंती के द्वारा दिए जाते थे। सिंहनाद ये महासेनापति था सेना का, कुंतल ये घोड़ों की सेना का मालिक था, और स्कंदगुप्त ये हाथियों की सेना का मालिक था। इस प्रकार से संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का हम लोग अध्ययन कर चुके। अब आती है धार्मिक व्यवस्था। कौन सी? धार्मिक व्यवस्था।
धार्मिक व्यवस्था में पहला पॉइंट आता है कि ये शैव कहते हैं जो भगवान शिव का उपासक होता है। शैव मतावलंबी था, शिव के मत को मानने वाला। बात क्लियर हुई? शिव संप्रदाय को मानने वाला। लेकिन बहन राजश्री के प्रभाव से इसने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बहन का विवाह जिस धर्म में हुआ था वो बौद्ध शासक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस हिसाब से बहन के इस अनुयायिता को देख करके हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी स्वयं तो शिव का उपासक था, लेकिन राजश्री के प्रभाव से बौद्ध धर्म का भी इसने प्रसार किया। बात समझ में आ गई? इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया और हर 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था। जैसे आज हमारे समाज में समारोह होते हैं, दान दिए जाते हैं, गरीबों को कंबल दिए जाते हैं, अन्न दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, उनको आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं, जो समाज को आवश्यकता होती है। उस हिसाब से उस समारोह के माध्यम से उन गरीब समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से उस समय एक महामोक्ष परिषद हुआ करती थी। महामोक्ष परिषद। इस परिषद का काम केवल इतना था कि हमारे समाज के गरीब वर्ग की आर्थिक सहायता करना। इसमें हर 5 वर्ष में आयोजन होता था। इस हिसाब से ये महामोक्ष परिषद का निर्माण, और महामोक्ष परिषद में लगभग 50,000 लोग आपके सम्मिलित थे। इस प्रकार धर्म की व्यवस्था भी हर्ष के शासन में देखने को मिलती है और हम शिव मतावलंबी बौद्ध स्तूप का निर्माण और महामोक्ष परिषद के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर्ष के शासन काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो भी आपकी अच्छी थी, सुचारू रूप से चलने वाली थी। आज के टॉपिक में बस इतना ही, और जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसकी PDF आपके चैनल पर उपलब्ध है। जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं तो उसकी सहायता ले सकते हैं, और जहाँ भी समझ में ना आया हो वहाँ कमेंट के माध्यम से या कुछ अन्य जानकारी चाहिए हो तो उसके माध्यम से पूछ सकते हैं।